इतिहास 4 कालखंडों में डिसाइड होता है। इतिहास मतलब जो बीत गया है, वो जो हमारा पद यात्रा है, जो हमारी सेगमेंट है। तो उसमें जो पहली चीज है क्या, कहां, कैसे और कब, ये इतिहास को जानने का पहला तरीका होता है। इतिहास का जो लेखन होता है वो साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंसेस के बेसिस पे किया जाता है। एविडेंस जो होते हैं वो एक तरह से पर्सपेक्टिव होते हैं कि आप उसको किस रूप में देखना चाहते हो, आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव किस रूप में देखना चाहते हो, आपके ऊपर है। तो अगर मैं बात करूं तो हमारा आज का जो पहला चैप्टर है जिसको हम डील करने जा रहे हैं हिस्ट्री में, और वो है क्या, कहां, कैसे और कब। अब इस चैप्टर को कैसे दिया गया है एनसीईआरटी में, ये भी देख लो। तो मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए कुछ चीजें रखी हुई हैं, राइट। तो एनसीईआरटी में इस तरह से चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी का, मैं ताकि दिखा रहा हूं कि इसको मैं किस नोट्स में कन्वर्ट करूंगा ताकि आप मेरे साथ सीखना। यहां सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, मैं आपको बीटीएल सिखाऊंगा, बिटवीन द लाइन कैसे पढ़ते हैं, एलडब्ल्यूएमआई नोट्स कैसे बनाते हैं। मतलब एनसीईआरटी के पूरे पूरे चैप्टर एक पेज में आपके आ जाएंगे, एक पेज में। तो अगर 10 चैप्टर हैं तो 10 पेज के नोट्स में आप खत्म। आप कभी अपनी दीवारों पे रखो, पढ़ो, हर समय ब्रश कर रहे हो, बाल झाड़ रहे हो, आपका रिवीजन हो रहा है। इसी को स्मार्ट स्टडीज कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो यहां बात करने जाते हैं। एनसीईआरटी ने इस तरह से दिया, ठीक है। इस तरह से कई चैप्टर उन्होंने कई पेजेस दिए हैं, लगभग 8 से 10 पेजेस का ये चैप्टर है हिस्ट्री का पहला। तो ये उसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, 6th क्लास जो है पहला चैप्टर है। तो इस तरह से उसने दिया है। कहानी रशीदा का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना कि जो एनसीईआरटी है वो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को डेवलप करती है ताकि आप सीखो, ये सीखने की किताब है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की किताब है। तो ये तो आप लोगों ने देखा होगा। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से प्रस्तुत करूंगा। बीटीएल क्या होगा और एलडब्ल्यूएमआई क्या होगा आज सीख जाओगे। ये तो सबने आपने पढ़ा होगा, आपके पास भी होगा 6th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। तो 8 से 10 पेज का नोट्स, और मेरे साथ आज नोट्स बनाना और देखना कि 10 पेज को हम एक पेज में कैसे लेकर आते हैं। क्लियर है? रेडी? सब लोग मुझे रेडी लिख के भेजो, तभी आगे पढ़ाऊंगा कि सामने से 10 पेज को एक पेज में एलडब्ल्यूएमआई में कैसे करते हैं। और इसी मेथड में मैं आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा। इसी तरह से मेरे नोट्स होंगे, इसी तरह से एनसीईआरटी आंदोलन का सेगमेंट चलेगा। और ये इतनी ढेर सारी जानकारियां कैसे कॉपी से निकलकर आप दीवार पर स्टिक कर सकते हो, इसके बारे में सब लोग मुझे रेडी लिख के भेजोगे, पेन और पेपर के साथ तैयार रहोगे, पूरे फोकस के साथ क्लास की एंड तक मेरे साथ जमे रहोगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। रेडी? लेट्स स्टार्ट। सब लोग मुझे कमेंट करो, बहुत मजेदार चीज सिखाने जा रहा हूं। अब देखो 10 पेज का नोट्स एक पेज पे कैसे आता है, बीटीएल कैसे होता है। ये है तुम्हारा एनसीईआरटी जिसको आज पढ़ाने जा रहा हूं। और अब इसको देखो कि लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, यानी छोटे छोटे एक एक शब्द के अंदर पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आप आ जाएगा। बहुत यहां से लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी आज से। अब जो सिखाने जा रहा हूं ध्यान से सीखना है उसको। ये तो देख लिया तुमने, आपके पास होगा भी, आप चाहो तो एनसीईआरटी 6th क्लास की खोल के बैठ जाओ सामने। और अब देखो कि पावर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। वी आर गोइंग फॉर द पावर, ठीक है। तो यहां पर इतनी कुछ इंफॉर्मेशन दी है, लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। अब मैंने इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर दिया है। तो चैप्टर का नाम है क्या, कहां, कैसे और कब। तो एक बड़ा फेमस सीरियल आता था सीआईडी, ठीक है। तो उसमें एसीपी प्रद्युमन साहब, जिनका कभी प्रमोशन ही नहीं हुआ, तो इनके जो है दया, अभिजीत, ये सब 2-4 लोग हुआ करते थे और हर बात पे कहते थे कि अपराधी ने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ेगा। सुराग तो क्या होता था, इसके आधार पर वो क्राइम का वो बालों के निशान लिया करते थे, डीएनए और सैंपल। तुमने देखा होगा ये पीढ़ियां जो है सीआईडी देखते हुए बड़ी हुई थी, ठीक है। हम आज भी मेरे सामने क्वेश्चन है कि भाई साहब इतने साल हो गए, एसीपी साहब का आज तक प्रद्युमन साहब का प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। तो खैर यहां जो कुल मिलाकर कहानी थी कि दया, अपराधी ने कोई ना कोई, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यानी इतिहास में जब ये 4 प्रश्न होते हैं, क्या, कहां, कैसे और कब, तो ये एविडेंसेस ढूंढते हैं। यानी हम जो इतिहास लिखना चाहते हैं, जो भी बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे उस बात को कहने के लिए कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास का प्रामाणिक अध्ययन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एविडेंशियल बेस हिस्टोरिकल स्टडीज कहते हैं। तो ये इतिहास का मान है, लेकिन जरूरी नहीं कि इतिहास हमेशा ऐसा लिखा जाए, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारा इतिहास ऐसे नहीं लिखा। कई बार ऐसा होता है पोस्ट ट्रुथ बेस जो है लिखा जाता है। अगर आपने देखा होगा तो कल बड़े छापे पड़े, न्यूज क्लिक करके जो है वो तमाम और उस तरह के बहुत से पत्रकार रहे जो चाइना से पैसा लेकर भारत के खिलाफ लिख रहे थे। देखो करंट अफेयर्स कहां कहां है, और अब इसको समझने की कोशिश करो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतिहास का लेखन हमेशा तथ्यों के आधार पर नहीं किया जाता।
जो कॉलोनियल पावर्स थी, जिन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया था, उन्होंने हमारा इतिहास साक्ष्यों के आधार पर, कम और मिथक के आधार पर, अपनी मेंटलिटी के आधार पर ज्यादा लिखा। ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। हमारा इतिहास कहानियों के रूप में लिखा गया है, प्रमाणों के रूप में। प्रमाण तो हमारे कैलाश मंदिर में है, बृहदेश्वर टेंपल में है, हमारे जो है वो साउथ इंडिया के टेंपल्स में। एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, आज पूरे देश में बवाल चला हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, और अगर भारतीय हो, दिल से भारतीय हो, तो इसको सुनने की कोशिश करना। आज एक मैप उठा के देख लो, एक भारत का मैप उठाओ, भारत का नक्शा उठाओ, मेरी बात को सुनना। अगर भारतीय हो तो दिल से पसंद आए तो लाइक जरूर भेज देना। एक छोटी सी बात कहता हूं, आज अंग्रेजों ने हमें बताया है कि भैया ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। साउथ में तुमने देखा होगा, तमिलनाडु के एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि सनातन का विनाश कर देना है, ठीक है, हम द्रविड़ियन लोग हैं, और सनातन थ्योरी ये कहती है कि जो आर्य बाहर से आए थे और यहाँ के लोगों को दबाया, कुचला, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की तुमने बातें कर ली। सुना होगा तुमने? हाँ, लिख के भेजो मुझे। हाँ सर, सुना है, दिल से बात कह रहा हूं। हिस्ट्री को देखो कितनी डेप्थ में पढ़ा और पढ़ाया जा सकता है। बोलो हाँ सर सुना है, बोलो मुझे कि ये बवाल पूरे देश में चल रहा है, कि ये द्रविड़ लोग हैं, और उसमें भी जातियां, उपजातियां, और अभी देखो आपने बिहार में सेंसस हुए, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सबने सुना इसमें? अब जरा देखो इसमें मजेदार बात। आज भारत का मैप उठाओ, अगर वैदिक काल में भगवान श्री राम की बात हो रही, वैदिक काल में बात आ गई, और कई लोगों ने कहा तो काल्पनिक, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एक नेता ने कहा कि रामायण और जो ये कथाएं हैं सब काल्पनिक है, उन्होंने ये बात बोल दी। मान लेते हैं कि द्रविड़ जो है वो इधर साउथ में थे और आर्य जो है वो नॉर्थ में आके सेटल हो गए, सिंधु और इंडस सभ्यता के बीच में, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये बताओ महर्षि वाल्मीकि को जब जो है भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो आप आज ना मैप उठाकर उनका रूट किसी विद्वान आदमी से पूछो कि वो कैसे कैसे निकले अयोध्या से और फिर कैसे कैसे होते हुए वो लंका तक पहुंचे। जब आप एग्जैक्टली रूट करोगे, भारत के पश्चिमी इलाके से होते हुए, मध्य भारत से होते हुए वो साउथ में, जब ये भी आता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया तो जो पुष्पक विमान का रूट था वो एग्जैक्टली आज के एरोडायनेमिक्स से मैच करता है। विमान हमेशा सीधी रेखा में उड़ता है, तो जो मूवमेंट हुआ, जो किष्किंधा की तरफ से होते हुए ऋषिमुख पर्वत से आगे बढ़ते हुए जब वो जाते हैं, तो जो एग्जैक्टली जो लंका की तरफ रास्ता जा रहा है वो सेम एरोडायनेमिक वे है। ये कैसे पता चला? ये महर्षि वाल्मीकि को कैसे पता चला? आप उस समय की अगर बात करते हैं, एल बॉशम ने अपने इतिहास में द वंडर दैट वाज इंडिया में भारत को कबीलों, ये बोला कि ये राम के कबीले थे, फलाने के कबीले बोला, ट्राइब बोला हमें। एक विदेशी ने हमें ट्राइब के रूप में लिखा। तो मुझे बताओ, अगर ट्राइब, तो भारत इतना बड़ा भूभाग है, महर्षि वाल्मीकि को कैसे पता चला कि यही रूट था श्रीलंका जाने का? कैसे पता चला? उन्हें कैसे पता चला कि उधर साउथ में जब तमिलनाडु को रामेश्वरम क्रॉस करोगे तो धनुषकोडी जैसी जगह होगी, आगे पानी होगा? कैसे उन्हें पता चला? सपने आए थे उनको? उनको एग्जैक्ट रूट कैसे पता? एग्जैक्ट रूट है, अगर आप रामायण में सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा बिल्कुल अलाइनमेंट है। आज हवाई जहाज जब उड़ता है, इतने सेंसर्स हैं, सेम वही रूट फॉलो करते हैं। ये इतने साल पहले, हजारों साल पहले महर्षि वाल्मीकि को कैसे पता चला था? अगर ये कहानी थी, अगर ये कथा थी, तो उनको ये रूट कैसे पता चला था? उनको कैसे पता चला था? अगर द्रविड़ियन थ्योरी, आर्यन थ्योरी अलग अलग थी, तो अगर आर्य अलग थे, बाहर से आए थे, विदेशी थे, तो दक्षिण भारत के किस किस हिस्से, वो भी डीपर साइड में, टिल तमिलनाडु, टिल श्रीलंका, उन्हें वो एग्जैक्ट चीजें कैसे पता थी? कैसे पता थी? सवाल ये है, आप इसका लॉजिकल उत्तर दो। हम भारतीय जिस दिन ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, उसी दिन इन विदेशियों की हालत खराब हो जाएगी। तो कहानी हमारी नहीं थी, कहानी उन्होंने बनाई थी। मेरी बात अगर तुम तक पहुंच रही तो मुझे लाइक जरूर भेजना। तो इतिहास दो तरीके से लिखा जाता है। हमारे पास तो साक्ष्य थे, हम उनसे कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, ये आग्नेय चट्टानों को काट के मंदिर बना दो, बना दो। बृहदेश्वर टेंपल को 42nd जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी जगह मिली, अभी हफ्ते भर पहले की न्यूज है। आप में से कई बहुत जागरूक होंगे तो उनको यह बात पता होगी, जो मेरे पढ़ने पढ़ाने के स्टाइल से परिचित हैं, कि उजांग सर हर विषय में करंट अफेयर्स डाल ही देते हैं, तो उनको यह बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी। भाई मेरे ये पता करो, तुमने कभी बृहदेश्वर मंदिर के आपने वो देखे, पोर्ट्रेट देखे? आप जाके देखिए वहां पर जो मूर्ति है,
आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आग्नेय चट्टानों में इग्नियस रॉक, जो सबसे हार्डेस्ट रॉक होती है, पैरेंट रॉक होती है, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे अपने टीचर के साथ, तो भैया मुझे ये बता दो उसके अंदर जाली तुमने कैसे बना ली? जो अलंकार, जो गहने जो है नारी के ऊपर डाले गए हैं वो जालीदार हैं, इतनी बारीक है कि आप वास्तविकता में सोने पे नहीं बना सकते, धातु पे नहीं बना सकते, उन्होंने पत्थरों पर बना दी। कैसे कैसे ये सोचो, बनाई कैसे होगी? कुछ जादू टोना किया होगा, आबरा का डाबरा किया होगा, या वो बहुत स्किल्ड थे? तो अगर वो स्किल्ड थे तो भाई कहानी तो हमारी है, एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास कुछ ऐसे औजार थे कि हम इग्नियस रॉक, ग्रेफाइट रॉक्स के अंदर हम जालियां पैदा कर सकते थे, हम बहुत बारीक नक्काशी कर सकते थे। हमारे पास एनाटॉमी की डिटेलिंग, सवाल ये नहीं कि आप कहते हो वो क्या नाम है वहां पर मूर्तियां थी, वहां पर फलाना ऐसी मूर्तियां बनी हुई, आप इसके बारे में बात करो। सवाल है एनाटॉमी की नॉलेज, एनाटॉमी मतलब शरीर विज्ञान, शरीर विज्ञान की इतनी बारीक नॉलेज जिसके पास, जिस सभ्यता के पास होगी वो सभ्यता पिछड़ी कही जाएगी। माइकल एंजेलो बनाता है एक शरीर के बारे में, वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। माइकल एंजेलो बनाता है एक जो है वो नग्न व्यक्ति का चित्र, कहा जाता है कि उसने शरीर के बारे में इतना कुछ शरीर के बारे में बना दिया। माइकल एंजेलो 15वीं 16वीं शताब्दी में बना रहा है, तुम्हारा बहुत फेमस है। हजारों साल पहले हमने जो है एनाटॉमी का इतना बढ़िया विस्तृत चित्रण किया है कि हमने आग्नेय चट्टानों पर, आप जाएंगे वहां मंदिर में तो महिला की चोटी जो कमर के नीचे तक है वो बारीक कैसे वास्तव में गुथा जाता है, जो चोटी बनाई जाती है वो हमने एक ही चट्टान को काट के बना दी है। तो भाई मेरे, हम आगे है वो आगे। तो यहां पर जो मेरा सेगमेंट है वो ये है कि इतिहास लेखन दो तरीके से होता है, एक साक्ष्य के आधार पर। तो यहां मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं भारत का जो इतिहास लिखा गया वो साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया। अगर आर्य बाहर से आए थे, द्रविड़ियों का उन्होंने वो किया, तो भगवान श्री राम का रूट उस द्रविड़ क्षेत्र से होकर क्यों जा रहा है? और एग्जैक्टली महर्षि वाल्मीकि अगर बाहर से आए थे, वो वैदिक सभ्यता के थे और ये कहानी थी, तो उन्हें वो सारे स्थान एग्जैक्टली कैसे पता है मुझे बताओ? सपने आए थे उनको, दिवा सपने उन्होंने देखे थे, इसका लॉजिक हमारे पास होना चाहिए ना। इसका मतलब हमारी सभ्यता इससे बहुत विकसित थी। बीच के समय काल में हमारा ज्ञान वो लुप्त हो गया है, हमें वापस उसको पाना है, ये भारतीयों की जिम्मेदारी है। तो इतिहास लेखन दो तरीके से होता है, एक साक्ष्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। जैसे आज हम यही बात कर रहे हैं, हम ये एसीपी प्रद्युम्न की तरह है, आज हमारे लोग खोज रहे हैं, आज कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो सुराग छूटे, क्योंकि हमारा इतिहास बीच से गायब कर दिया गया है। तुम मुझे बताओ आज कौन सा ऐसा औजार है जो ग्रेनाइट ग्रेफाइट चट्टानों में, आज हमारे पास लेथ मशीनें हैं, लेजर कट मशीनें हैं कि हम बहुत बारीक कट कर सकते हैं। और अगर ये चीजें हजारों साल पहले हुई हैं तो टेक्नोलॉजी अब की एडवांस है या तब की एडवांस है? तुम मुझे जवाब दे दो। और अगर हम हजारों साल पहले ज्यादा एडवांस थे तो हमारा इतिहास बहुत उन्नत होना चाहिए। फिर तुम कैसे जो है लुटेरों के देश से आते हो, समुद्री लुटेरे, 400 साल पहले तुम्हारे जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी थी, पृथ्वी तुम्हारी चपटी थी, तुम हेलियोसेंट्रिक की बजाय तुम जियोसेंट्रिक बात किया करते थे, और तुम आकर हमें ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दे रहे हो। तो इतिहास लेखन दो तरीके से हो गया, एक साक्ष्यों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, और दूसरा कथाओं के आधार पर। मजेदार बात है, साक्ष्य हमारे पास थे, कथाएं उन्होंने गढ़ी, लेकिन उन्होंने क्या किया, गेम देखो कितना गंदा खेला हमारे साथ, कि हमारे साक्ष्यों को हमारी कथाएं बता दी, हमारे साक्ष्यों को हमारी कथाएं बता दी। बोले भारतीय तो इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, भारतीय तो केवल ऐसे ऊट पटांग सी बातें करते हैं। और इतना इंस्टीट्यूशनल वे में किया, इतना इंस्टीट्यूशनल वे में किया कि हमें लगने लगा अरे बाप हम ही बौका है, हमारे यहां सब झूठ है, हमारे यहां जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, थोड़ा अंग्रेजी जान गया, ये सब माइथोलॉजी, इसको वर्ड दिया माइथोलॉजी। अरे माइथोलॉजी, पुष्पक विमान कहां से? पहली बात तो विमान उड़ सकता है, ये लियोनार्डो दा विंची एक दिन ऐसे जो है लेके पंख फड़फड़ा रहा है 15वीं शताब्दी में कि यार पक्षी उड़ सकता है, हम काहे नहीं उड़ सकते हैं? और अगर पुष्पक विमान जा रहा है और वही जो है रूट, जो है एरोनॉटिकल रूट ले रहा है जो आज मॉडर्न टाइम में एक विमान लेता है,
अगर आपको भारत के पश्चिमी इलाके से अगर दक्षिण की तरफ श्रीलंका जाना, सेम रूट, और सारे स्थानों के नाम इंगित कर रहा है, तो माइथोलॉजी क्या हुई इसमें? इसको कैरेक्टर बता दिया, इसको कहानियां बता दी, और हमने भी बौकों की तरह सुन लिया उसको। हम भी उसको अजीब तरीके से डील कर रहे हैं। आप देखो कितना गलत है। और हमसे कहा कि भारतीयों का इतिहास कहानियों का इतिहास। वाह! अरे भाई, मैं कहां लेकर जाऊं कैलाश मंदिर? तुम काट के दिखा दो 25 फीट अंदर जो है, कैसे तुम जो है रॉक्स को अंदर से 25 फीट काट सकते हो, कैसे तुम सिंगल और मोनोलिथ को तुम क्रिएट कर सकते हो। कहीं से भी 1% गलती होने की चांस नहीं। एक आदमी ने तो बनाया नहीं होगा, हजारों हजारों कारीगर, और सब एक ही डिजाइन में सिंक्रोनाइज है। तुम बना के दिखा दो, तुम बना के दिखा दो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं तुमसे, छोटा सा एग्जाम्पल, तुम मुझे जवाब दे देना। क्योंकि हम भारतीयों ने प्रश्न पूछना बंद कर दिया, इसीलिए हमारे पास एविडेंस थे और हमें मिथक बता दिया। बोला ये सब तुम्हारी कहानियां हैं, क्योंकि उनकी औकात से बाहर था यार, उनकी औकात से बाहर था। जब हमने कैलाश टेम्पल बनाया, जब हमने होयसल के मंदिर बनाए, जब हमने बड़ी बड़ी जो है वो कलाकृतियां पैदा की, एनाटॉमी, चरक संहिता, सुश्रुत का शल्य चिकित्सा, तब तो ये गंवारों के दुनिया में जी रहे थे। तो ये समझ ही नहीं पाए कि भारतीयों का ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत कितनी ऊंची है। तो इसको कहानियां बता दी, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट में ही नहीं आ रहा है। और मेरे साथ हिस्ट्री में जाओगे ना तो पागल हो जाओगे। इस तरह से मैं सवाल पूछूंगा, अगर इजाजत दो तो एक क्वेश्चन पूछ के देखता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन, और मुझे तुम जवाब देके दिखाओ। तो थोड़ी सी तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपोज करता हूं इन्हें, छोटा सा, राइट। और 2 तारीख से, सॉरी 16 तारीख हो गई है डेट हमारी, अक्टूबर, जो 2 साल का हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा जो गुरुकुल बैच है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत मजा आएगा इसमें, राइट। मेंटरशिप प्रोग्राम से आप जुड़िए, अगर आपको मेंटरशिप की जरूरत है। ये नंबर आप याद रखिएगा, मिस्ड कॉल दीजिएगा। अब आइए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। भाई, हर आदमी को एक चीज सिखाई जाती है, डार्विन का सिद्धांत। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, और भाई मतलब क्रांतिक थ्योरी थी, ठीक है, 18वीं शताब्दी में, ठीक है। डार्विन का सिद्धांत था, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। डार्विन ने बताया मनुष्य कहां बंदरों से निकल के ऐसे ऐसे आया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हुई, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ, और बड़ी बड़ी बात होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, जवाब तुम दे देना मुझे। और मैं इसलिए बात ये कह रहा हूं क्योंकि इतिहास लेखन के 2 धाराएं हैं, एक साक्ष्य, एक कहानी। और अब तो मैं इसको दूसरा नाम दे रहा हूं, पोस्ट ट्रुथ, यानी कि किसी झूठी कहानी को इतनी बार बोलो कि वो तुम्हें सच प्रतीत होने लगे। हमारे इतिहास को ऐसे लिखा गया। हमारा इतिहास कुछ और था, साक्ष्य हमारे पास थे, लेकिन उन्होंने सब झुटला दिया। अब जरा ध्यान से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। डार्विन ने कहा, क्या कहा कि भाई जीवन कहां आया? समुद्र में, ओशियंस में। ये बोला ना, लाइफ की शुरुआत कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से हुई। समुद्र से क्या हुआ? उभयचर आए। उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रह सकते थे, एम्फीबियंस, यानी कि लैंड और वाटर बोथ, ठीक। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैजेस्टिक एनिमल्स आए, ठीक है, मिक्सिंग, मैमल्स, स्तनपाई, फिर ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस, फिर एडवांस ह्यूमंस। इस तरह की चीजें हमारे साथ हुई। ये तो तुम्हें पता होगा, ये तो किसी को भी पता है, डार्विन ने ऐसे बोला। चलो विष्णु अवतार के बारे में पढ़ लो। विष्णु अवतार के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो रखते हो। पहला अवतार किसे कहा जाता है? मत्स्य अवतार। मत्स्य मतलब, अब मुझे तुम कुछ बताओ, मैं कुछ तुम्हें नहीं बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे सामने कुछ लॉजिक सा रख रहा हूं। मत्स्य अवतार की बात हुई, और ये सब बात हमारे यहां हजारों साल पहले है। डार्विन तो 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं इसमें, सिंपल सा। मत्स्य, मत्स्य के बाद कच्छप यानी कछुआ, कूर्मा अवतार। तो कछुआ क्या होता है? एम्फीबियन होता है, जल और थल दोनों पे रह सकता है। फिर नरसिंह अवतार, यानी कि मनुष्य और शरीर जो है वो मिक्स रूप है, यानी मिक्सचर फॉर्म में। इसके बाद राम का अवतार। इसके बाद जो आदर्श रूप में हम आगे बढ़े और प्रैक्टिकल रूप में जाते हैं, कृष्ण अवतार। तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों में हमें एक बड़ी अजीब सी सिमिलरिटी दिखाई पड़ी। और इससे पहले क्या हुआ था? मानव में भी क्या हुआ था? बौना वामन आया था, ठीक है, बौना,
यानी कि इंसान की शुरुआती जो आई थी होमो इरेक्टस बोला जाता उसको, तो वो सीधा खड़ा होने से पहले क्या था, जो रामापिथेकस या अन्य जातियां तो वो थोड़ी सी छुपी हुई थी, झुकी हुई थी, छोटे आकार की थी। तो वामन अवतार है, विष्णु का एक अवतार है वामन अवतार, जिसमें हाइट कम है। तो मुझे एक छोटा सा बात बताना, मैं नहीं कहता कि तुम इसको मानो या ना मानो, सिमिलरिटी क्यों है दोनों में, लेकिन डिफरेंस हजारों सालों का है। सिमिलरिटी क्यों है और एग्जैक्ट सिमिलरिटी क्यों है? तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की लाइफ केम इनटू द वाटर, देन गो फॉर द एम्फीबियंस, देन गो फॉर द मैमल्स, देन गो फॉर द शॉर्टेस्ट ह्यूमन, यानी कि जो है वो छोटी कद का इंसान, उसके बाद देन वेल डेवलप्ड ह्यूमंस, देन एडवांस ह्यूमंस। तो ऐसा क्यों है? वाई? ये दोनों में मुझे सिमिलरिटी क्यों दिख रही है? पहला अवतार मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार यानी कछुए का अवतार, फिर मैजेस्टिक एनिमल्स नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, फिर रामा अवतार, फिर कृष्णा अवतार। वाई? व्हाट हैपेंड? वाई देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन देम? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कोई कंक्लूजन नहीं तुम्हें दे रहा हूं। क्या यह संभावना है कि हजारों साल पहले हम भारतीयों को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पता थी? हमने तो सिर्फ कहानी के रूप में रखा, उसको सिंबॉलिक रूप में रखा। तो ऐसा था क्या? ये एग्जैक्ट सिमिलरिटी क्यों मिल रही है मुझे? और ये तो उसने किताब में लिखा। हमारे यहां तो आप दक्षिण भारत के मंदिरों में चले जाओ, आपको विष्णु के अवतार कहीं भी तुम चले जाओ, वो शिलान्यासों पे तुम्हें मिल जाएंगे, पत्थरों में गढ़े हुए हैं। ये कैसे पॉसिबल है? दोनों के बीच में हजारों साल का अंतर है, ये पॉसिबल कैसे है? तुम मुझे बता दो। तुम्हें दिख रही सिमिलरिटी? दिख रही कि नहीं दिख रही है? जो भी थोड़ा बहुत भी जानता होगा वो इस बात को बहुत अच्छा जान। पहला अवतार कौन सा माना जाता है? मत्स्य अवतार। दूसरा कूर्मा अवतार, कछुए का अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, रामा अवतार। तो ऐसा कैसे हुआ? हाउ? इतनी सिमिलरिटी, एग्जैक्ट एक एक स्टेप्स। और मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं, मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, तुम बताओ कैसे? और ये कहते हैं कि वेस्टर्न ने सारा ज्ञान ईस्टर्न को दिया, या अगर ऐसा तो नहीं कह सकते कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है कि हमारा ही सामान चुरा के लेके गए और उसको लपेट उपेट के उसकी पैकेजिंग करके, वाओ ये क्या बोला, ये भाई साहब ने निकाला है, और वो दे दिया पूरी दुनिया को। कुछ भी हो सकता है। इतिहास दो तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए इतिहास पढ़ते समय बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट? और ये जरूरी क्यों है? जैसे हम कई बार क्वेश्चन कुछ लगा, दे स्पीक इन इंग्लिश, दे वेस्टर्न, दे आर मॉडर्नाइज, ओके ओके, और उनका एडवांस। और हमारे नेता शुरुआती दौर में हमारे नेता, वेस्टर्न साइंस, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने किताबें लिखी, उसमें लिखा कि आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न लॉजिकल थिंकिंग, वेस्टर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस। लोग कई बार बहस करते हैं, अरे भारत के पास, भारत प्रूव कर सकता है क्या ऐसा है? कितने लोगों ने सुना है, अरे भारत प्रूव कर सकता है कि वो इतने शक्तिशाली, तो शरीर बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, प्रूव कर सकता है कोई? तुम्हारे सामने भी ये क्वेश्चन आया होगा, अरे सब बकवास है, मिथ है, हवा में कौन उड़ सकता है यार? कोई नहीं उड़ सकता। तुम्हारे सामने भी ये बातें आई होंगी, आई हैं कि नहीं आई? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई है कभी? सुना तो होगा। हिस्ट्री को क्यों एविडेंस बेस्ड मैंने कहा? सुना तो जरूर होगा तुमने, अरे यार ये सब बेकार है, वेस्टर्न साइंस इज परफेक्ट साइंस, वेस्टर्न साइंस इज अ प्रैक्टिकल साइंस, दे गिव द फॉर्मूला, अगर कुछ होता है तो फॉर्मूला बताते हैं। और हमारे नेताओं ने भी उसको अडॉप्ट किया, बट वो दौर अलग था। अब तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूं, पसंद आए तो मुझे लाइक जरूर भेजना, राइट? एक छोटी सी बात कहता हूं, जब रेनासा होता है तो न्यूटन, आइंस्टाइन और तमाम वैज्ञानिक निकल कर आते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, राइट? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स एक लॉजिक दे रहा हूं, जहां भी गलत हो मुझे बता देना। इसको न्यूटोनियन फिजिक्स कहा जाता है। पूरी दुनिया में बोलबाला हो गया, बम बम चारों तरफ,
और भाई साहब भारती कह रहे हैं ऐसा कुछ है जैसे आत्मा शरीर से निकलती है, सब बेकार है, सब उन्होंने बेकार बता दिया, क्योंकि न्यूटन का फिजिक्स उसको प्रूव कर रहा है, उसको बता रहा है देखो ये चीज छोड़ी जा रही नीचे आ रही है। तुम्हें भी पढ़ाया गया होगा, ये दौर था और जबरदस्त तूती बोली इनकी, और इसी के दम पे उन्होंने पूरे बताया देखो हम साइंटिफिक हैं, हम हर चीज लॉजिकल कह रहे हैं, वी आर लॉजिकल, तुम तो इलॉजिकल बात कर रहे हो। हम भी डर गए, हाँ यार हम अपनी बात प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि हम टेलीपैथी से बात कर सकते हैं, मेडिटेशन करके एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, शरीर सूक्ष्म रूप में भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। दिक्कत यह थी कि हम एक्चुअली एडवांस बहुत थे, और हमारा इतिहास उसने लिखा है जो हमसे बहुत कम एडवांस था टेक्नोलॉजी का। मैं प्रूव करने जा रहा हूं तुमसे। तो एक हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटोनियन साइंस। ये हैवी मैटर, दिखने वाले पदार्थ, भारी पदार्थों पर काम करता है। लेकिन एक इससे भी एडवांस थ्योरी है जिसको ये प्रूव नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ये बहुत माइक्रो लेवल पे काम करता है, ये वेव फॉर्म में काम करता है। अब ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जैसे इसके हिसाब से दुनिया की सबसे तीव्रतम चीज क्या हो सकती है, E = mc²। साइंस की बात कर रहा हूं, यानी कोई भी वस्तु प्रकाश के वेग से ज्यादा चल ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है कि प्रकाश से आगे, इस विज्ञान का सीमा है कि प्रकाश की गति से ज्यादा कोई भी चीज आगे जा नहीं सकती। और अगर हम यह सिद्धांत मान लें कि प्रकाश की गति ही महत्तम गति है, तो हमारे ब्रह्मांड का जो आकार है, जो उसका विस्तार है, आप ब्रह्मांड के कोने से दूसरे कोने जा ही नहीं सकते। अरबों खरबों साल लग जाएगा प्रकाश को ही इस पॉइंट से उस पॉइंट पर निकलने के लिए। सो जो मल्टीवर्स की थ्योरी है, जो टाइम डायलेशन की थ्योरी है, वो प्रूफ होती नहीं है, वो खराब, इसमें कुछ ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या टाइम से ज्यादा और कम, और क्या कम? टाइम डायलेशन तो तब होगा ना जो समय को एक फ्रेम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फ्रेम मानो, तो तुम समय उस प्रकाश की गति से भी तुम ज्यादा तेज चल गए। वार्म होल का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स इसको जो है न्यूटोनियन फिजिक्स को सपोर्ट नहीं करती है। और काकभूषुंड की कथा में कहा गया कि भाई ये तो कई बार हो चुका, यानी कि मल्टीवर्स है। आज ये मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, आज ये टाइम डायलेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, आज जो है ये क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, और इन्होंने हमें झूठा साबित किया। हमारे लोग भी बम हो गए, भैया न्यूटोनियन फिजिक्स देखो, ये वस्तु गिराई सेब नीचे गिरता है, प्रूव फलाना। लेकिन इसका मतलब है कि हमारा जो ज्ञान विज्ञान था वो बहुत ही वेव लेवल्स पे पहुंच चुका था, वो बहुत एडवांस था। ये बहुत एडवांस था, ये इनकी समझ में नहीं आया, और इन्होंने ताकत के दम पे हमारा इतिहास उस तरह से लिख दिया। तो आज ये बातें जब हो रही हैं तब समझ में आ रहा है। आज जब तुम्हारे सामने ओपेनहाइमर पिक्चर जा रही तब तुम्हें समझ में आ रहा, अरे बाप रे, कि ओपेनहाइमर ने जो ये परमाणु बम की बात की थी वो तो हमारे शास्त्रों को पढ़ के, और वो अकेला नहीं था, नील्स बोर से लेकर तमाम वैज्ञानिक हुए जिन्होंने हमारे उपनिषदों का, हमारे वेदों का साइंटिफिक अध्ययन किया था, उनसे प्रेरणा ली थी, आइडियाज लिए थे। आज जब जो है वो क्रिस्टोफर नोलान पिक्चर बना रहा है तब तुम्हें समझ में आ रहा है कि अरे भैया आई एम द डिस्ट्रॉयर, ये लाइन सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। 1945 के पहले की घटना आज तुम्हें पता चल रही है। बेटा तुमसे बहुत कुछ ले लिया गया, तुम्हें पता ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि हम भारतीयों के साथ एक बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है, हमें पता सब कुछ, हम जानते कुछ नहीं है। हमें पता सब कुछ है, हम जानते कुछ नहीं है। बोला हाँ भैया सब पता है, क्या है? अरे हम जानते नहीं है। वही वाली स्थिति है। तो हमारा जो साइंस था वो बहुत आगे था, बहुत एडवांस था, चाहे वो मटेरियल में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो इनकी जो स्थिति थी इतिहास लिखते समय, तो क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखा था। हाथी बहुत विशाल जानवर होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें कुछ लोग जो थे जो ब्लाइंड थे, देख नहीं पाते, दिव्यांग थे। तो एक ने क्या किया, हाथी की सूंड टच की, पूछा हाथी कैसा होता है? बोले अरे यार मुझे लगता है सांप जैसा होता है। अच्छा। एक ने पैर टच किया, बोला हाथी कैसा होता है? बोले मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है खंभे जैसा होता है। एक ने कान टच किया, बोले मुझे लगता है हाथी सूप जैसा होता है। बिल्कुल वही स्थिति थी,
क्योंकि हमारी सभ्यता और हमारा ज्ञान विज्ञान बहुत एडवांस लेवल पे था। इन न्यूटोनियन फिजिक्स वालों को लगा कि यही संसार है, यही सब कुछ है। और अभी आप देखते जाओ, समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे जब से क्वांटम फिजिक्स हमारे सामने और रूप में आती चली जाएगी, तुम्हें सब कुछ पता चलेगा कि ये जो ज्ञान विज्ञान का हमारा जो विज्ञान था वो बेसिकली आणविक नहीं था, वो पदार्थों पर निर्भर नहीं था, वो वेव्स के फॉर्म में था। हमारा साइंस, पूरा साइंस का स्ट्रक्चर ही हमारा अलग था। हम बहुत पहले अणु और परमाणु की संरचना से आगे निकल गए थे। हमारे लिए सिर्फ मैटर नहीं था, हमारे लिए एंटी मैटर भी उतना इंपॉर्टेंट था। अगर आज के न्यूज़पेपर में अगर आया है एंटी मैटर के बारे में बात हो रही है, ये हमें बहुत पहले से चीजें पता थी। तो आपको नहीं पता, लेकिन अगर सर्न कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी घूम रही है, इट्स वेरी मच लाइक डांसिंग शिवा, कि शिव जो है तांडव जब कर रहे हैं तो ये कॉस्मिक एनर्जी दिखाई पड़े, और अपनी प्रयोगशाला के बाहर जो सबसे बड़ी कॉस्मिक प्रयोगशाला है उसके बाहर वो अगर मूर्ति लगाते नटराज की, तो कुछ वो पागल थोड़े ना है। वो जानते हैं कि हमारे पास कौन सा फिजिक्स था, हमारे पास जो विज्ञान था वो क्वांटम लेवल पे था। क्योंकि आज इस साइंस से हम वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये साइंस कहता है मैक्सिमम आप किसी चीज को दौड़ा ही सकते हो सिर्फ लाइट वेट के हिसाब से। लाइट प्रकाश की गति से ऊपर कुछ नहीं लेके जा सकते, और ये कुछ और ही है। तो आज उसको धीरे धीरे समय के साथ हम प्रूव करते जाएंगे, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए हम भारतीयों को अपनी आवाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें जानना और बताना पड़ेगा हु वी आर। तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई मेरे वो क्या बता रहे और ये क्या है। लॉजिकली तुम गलत प्रूव करो। तो हमारे पास प्रमाण थे, और हमें इतिहास लिखते समय कह दिया कि इंडियंस जो है वो कहानियां बनाते हैं केवल, इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तुम्हें प्रूफ दे भी तो तुम कहां संभाल पाओगे। तुम तो कह रहे हो इजिकल टू एमसी स्क्वायर, कि प्रकाश के वेग से किसी वस्तु को फेंको तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम केवल यही बता पा रहे हो उसको। मैटर के आगे क्या है तुम्हें पता ही नहीं है, तुम केवल द्रव्य और ऊर्जा के चक्कर में फंसे पड़े हो। तो तुम्हारी क्या समझ में आएगा न्यूटोनियन फिजिक्स वालों को क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। आज हम एक अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी क्वांटम फिजिक्स की थोड़ी भी जानकारी होगी या पढ़ने की जानने की कोशिश करिएगा, कि हम भारतीयों को वेव फॉर्म्स के बारे में पता था, आज इनको वेव फॉर्म समझ में आ रहे हैं कि प्रकाश सिर्फ कण नहीं है, वो एक तरंग भी है। राइट तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को और आगे लेके जाए। यानी कि इतिहास लेखन की दो हमारे सामने विधियां आएंगी, और यही चीज समय के साथ हमारे बीच में एक अलग तरह का संघर्ष पैदा करेगा। एक, उन्होंने जो कहानियां लिखी, उन्होंने जब बोला आर्यन थ्योरी, तो हमारे स्वामी विवेकानंद थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ आर्यन ये थ्योरी, आपको पता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस मैक्स मुलर की थ्योरी का विरोध किया था कि कोई बाहर से नहीं आया, हम सभी भारतीय, हम यही मूल सभ्यता के हैं। लेकिन इन्हें क्या था, इन्हें टकराहट बढ़ानी थी कि भारतीय कभी एक ना हो पाए, ये जातियों में, विभाजन में, भाषा में, क्षेत्र में हमेशा लड़ते रहे। क्योंकि जिस दिन ये एक हो गए और जिस दिन इन्होंने संकल्प ले लिया कि हमें अपना इतिहास ढूंढना है, उस दिन पता नहीं है कहां पहुंच जाएंगे। हमने 300-400 सालों में जो साजिशें की, हमने जो आडंबर बनाया, हमने जो नकाब पहना, ये हमें पटक पटक के मारेंगे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे। राइट, ये बात वो अच्छी तरह जानते थे। तो यहां पर आपको यही चीज जाननी है कि हम भारतीयों को एक, उसके लिए जो सूत्र है वो हमारा इतिहास है। हम किस महान धरती की परंपरा से निकले हुए हैं, हम कहां से आए हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने ही ऊपर जब शक करने लगता है, अपने ही चीजों पे शक करने लगता है, तो उसका पतन होना तय है। जैसे एक छोटे बच्चे से मिला मैं, पता नहीं किसने मजाक मजाक, एक दिन मम्मी पापा ने उसको किसी बात पे पीट दिया। तुम्हारे साथ भी आसपास ऐसा हुआ होगा। तो ये तो आम घटना है, पिटाई विटाई हो ही जाती बचपन में, कोई दिक्कत नहीं है। उसको किसी ने जाकर भड़का दिया, बोला अरे तुम जो है वो इनके असली औलाद नहीं हो। तुमने भी कई बार मजाक मजाक में सब सुना होगा, तुम जो है इनके राइट असली औलाद नहीं हो, तुम्हें तो गोद वोद लिया है, दुनिया भर की बात। अब क्या हुआ, उस बच्चे के मन में बात बैठ गई, उसका बिहेवियर अपने पेरेंट्स के प्रति, वो उसको लगने लगा कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं है। ये सच्ची घटना बता रहा हूं, तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, किसी ने मजाक मजाक में ऐसे बोल दिया होगा। तो वो
भाई मार पिटाई हुई, कल को फिर ठीक हो गए, फिर पापा मम्मी प्यार भी करते हैं, कुटाई पिटाई ये सब तो, पढ़ाई सब तो चलता रहता है, बचपन का ये पार्ट है, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो हमारे साथ भी तो हो सकता है। हमारी हालत उसी तरह से, किसी ने आकर, एक बाहरी आदमी ने आके हमें बता दिया, या बाहरी सभ्यता ने बता दिया कि देखो ये तुम्हारी कोई सभ्यता ही नहीं है, तुम तो लोग कहानियां लिखते हो, तुम्हारी ये जो सारी, तुम्हारा जितना भी ग्रंथ है, तुम्हारा जितना भी ज्ञान विज्ञान है, ये सब कहानियां है, ये हाइपोथेटिकल है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई साइंस योर साइंस इज नॉट गुड साइंस, बिकॉज एवरीथिंग इज साइंस। तो इस तरह से वो बोल के चला गया। अब हम जब यूरोप के लोग छाल पहन के घूम रहे हैं, हमारे पास लेथ मशीनें ऐसी रही होंगी, लेजर कट मशीनें ऐसी रही होंगी, हमारे पास एनाटॉमी की ऐसी एडवांस नॉलेज थी कि हम भाई साहब अपनी नॉलेज को पत्थरों के अंदर भी डाल सकते थे, हम अपनी नॉलेज को साकार रूप दे सकते हैं, जिसको आज हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। अगर आज मैं यही नाम लूं, वीआर, एआर, एमआर, तो तुम कहोगे अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, वीआर वर्चुअल रियलिटी हमने देखा, हम पिक्चर देखने जाते हैं मैक्स में, वो चश्मा लगा के एकदम लगता है वस्तु सामने से गुजर रही है। अरे भाई हमने अपनी नॉलेज को पत्थरों के अंदर डाल दिया, उस पत्थर को जिसको तुम काट भी नहीं सकते, हम उसके अंदर लेके चले गए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान को कंटिन्यू करके रखें। एडवांसमेंट देखो, आज चाइना अपने बच्चों को वीआर से पढ़ा रहा, तो करो अरे भाई बहुत एडवांस कंट्री है, अरे हमारे यहां थी यार, वो क्या है तुम जरा देखो, ऑगमेंटेड रियलिटी तो है वो। यानी हमारी जो टेक्स्ट बुक में जो नॉलेज है कि भाई ऐसे मानव का विकास हुआ, पहले पानी में आया, फिर उभयचर हुआ, एम्फीबियंस हुआ, फिर जो है वामन रूप में गया, बौने के रूप में स्पेसीज आई ह्यूमंस की, फिर एडवांस लेवल पे गई, हमने उठा के उसको पिलर्स में डाल दिया कि आने वाली पीढ़ियां आए यहां, जब जाए, जब 700-800 साल बाद भी। और कौन सा ऐसा दुनिया में तुमने सभ्यता सुनी है जिसने अपनी नॉलेज, अपनी टेक्स्ट बुक को जीवन का हिस्सा बना के रख दिया कि रोज तुम जाओगे, रोज पूजा पाठ करोगे और रोज तुम्हारी नॉलेज बढ़ती चली जा रही है। आप अंदाजा लगाओ क्या चीज आपके सामने आ रही है, तो ये चीज जानने की कोशिश करो। तो आज तुम वीआर, एचआर के बारे में बात कर रहे हो, भैया ये बहुत बड़ी बात हो गई, या ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा ऑगमेंटेड रियलिटी कहां है तुम्हारे पास? इससे ज्यादा ऑगमेंटेड रियलिटी कहां है कि सारा नॉलेज तुम्हारे सामने डाल दिया, पर ये सारी इंफॉर्मेशन हमसे छुपा ली गई, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमसे छुपाने की कोशिश हो गई है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट कैसा लगा? तो एक्चुअली में उन्होंने हमें घुमाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, हमारे इतिहास को कहानियों के रूप में डालने की कोशिश की, उनको समझ में नहीं आया। जैसे जैसे अभी क्वांटम फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स को लिंक हम नहीं कर पाए पूरी दुनिया में, जिस दिन हम कर लेंगे उस दिन सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और यही भारतीय इतिहास की सबसे खास बात है। अब इतना महत्व क्यों है? क्योंकि हमारी हालत उसी बच्चे जैसी हो गई है कि हम अपने देश में हैं और हमसे किसी ने कह दिया भाई ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम अनाथ हो, तुम बाहर से आए हो, और हम उनको अजीब तरीके से देख रहे हैं। अरे जैसे उन्होंने कुछ डांटा वाटा, आंसू आ गए, तो हम तो दूसरे की औलाद हैं, क्वेश्चन पूछने लगे। तो क्या होता है उसकी, उस बच्चे की मेंटेलिटी पे क्या? आपने कई बार आपने आसपास देखा होगा तो बताओ मुझे। तो उस बच्चे की तरह होता है, उसको ऐसा फील होने लगता है वो इस घर का हिस्सा ही नहीं है, अजीब अजीब सा बिहेवियर करने लगता है, उदास उदास रहने लगता है। वो पिक्चर आई थी ना गोलमाल वाली, तो उसमें अरशद वारसी को पता चल जाता है, सेम ऐसे ही हमारी हालत हो गई। क्या इतिहास यही काम करता है? इतिहास में हमें पता चलता है कि हम इसी देश के निवासी हैं, हम कोई आर्य और कोई द्रविड़ का हमारा लफड़ा नहीं, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारा हो गया। लेकिन एक कुछ लोग आए और जाके उन्होंने बोल दिया तुम यहां इस देश के नहीं हो, भगो यहां से, ऐसे धीरे से बोल के चले गए, लिख के दे दिया कि तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे मम्मी नहीं है, और हम जो है उदास उदास घूम रहे हैं, हम तो अनाथ हैं। ऐसे हमारी हालत हो गई है। तो जब हम इस देश के साथ अपना जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे तो फिर क्या होगा? हम जहां पे चाहेंगे वहां निकल जाएंगे, हमें लगेगा अमेरिका में काम करना हमारे लिए बहुत अच्छा। देखो भारत के जितने भी नोबेल प्राइज मिले, डॉक्टर सीवी रमन को छोड़ दो, किसी के पास भी भारतीय नागरिकता नहीं, किसी भी नोबेल प्राइज विनर के पास भारतीय नागरिकता। तुम कहो अरे भारत के ये नोबेल विनर, अरे तुम देखो तो तुम्हारे देश का संविधान है कि एकल नागरिकता चलती है, या तो उनकी या हमारी। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमारे यहां, जिसको जिसको नोबेल मिला है वो सब विदेशी नागरिकता लेके बैठे थे। जरा सोचो तो अगर हम यहां टैलेंटेड हैं, हम कहते हैं सुंदर पिचाई साहब गूगल के सीईओ हैं, कितनी गर्व की बात है। अरे गर्व की बात है, गूगल इंडिया का नहीं है, यह शर्म की बात है। मेरी इस बात का जवाब दो कि भारत की कंपनी क्यों नहीं गूगल बना पा रही है? वो अपनी मेहनत, अपने टैलेंट से किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? गूगल को और अमेरिका को।
टैक्स किसके पास जा रहा है? भारत के पास नहीं, वो किसके पास जा रहा है? अमेरिका के पास जा रहा है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अच्छा भाई, क्या माइक्रोसॉफ्ट भारत की है? सवाल यह था कि हम भारतीयों को अपने लिए चीजें बनानी थी, अपने लिए चीजें बनानी थी। तो यह तभी हो पाएगा जब आप अपने इतिहास के साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाती है शिक्षकों की कि कम से कम वो भारतीयों को भारतीयता का इतिहास तो पढ़ा, कोशिश तो करें। 4 लोग विरोध करेंगे, 2 तो सुनेंगे, 2 तो लॉजिक करेंगे। और लॉजिक के साथ बताएं, मुझे लॉजिक बता दो कि डार्विन को सेम वही चीज कैसे 18वीं शताब्दी में पता थी जो हमारे हजारों साल पहले थी। इतनी सिमिलरिटी, एक आध तो आगे पीछे कर देता, और हमें सिर्फ पता नहीं थी। उसने तो टेक्स्ट बुक में एक डायरी में लिखा था, हमने तो खंभों खंभों में डाल दिया। और 1 2 नहीं, ऐसे सैकड़ों हैं, सैकड़ों हैं। हमें बचपन से, हम छोटे थे तो श्री कृष्णा आता था टीवी पे, दूरदर्शन पे, आप जाके देखो वहां पे भी वही चीज चल रही है। हमें तो हमारे जनमानस के बीच में है ये। तो आखिर ये कैसे हमारे बीच में बना हुआ, कैसे सिमिलरिटी आ गई? कैसे हमारे लोगों को क्वांटम फिजिक्स के बारे में पता था कि प्रकाश से भी तीव्र कोई चीज हो सकती है? क्योंकि अगर नहीं है तो फिर तुम वार्म होल्स के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, तो मल्टीवर्स के बारे में, टाइम डायलेशन के बारे में बात ही नहीं कर सकते। टाइम डायलेशन थ्योरी हमने अपनी जगह उपनिषदों में क्यों डाल रखी, पुराणों में क्यों डाल रखी है? ये हमें सोचने की जरूरत है, ये हमें जानने की जरूरत है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि भाई पत्थरों को इंटरलॉक करके पूरे मंदिर को वर्टिकली बनाने की टेक्नोलॉजी कहां से आई तुम्हारे पास? ये तो मुझे बताओ कैसे? मतलब कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं, कोई फैब्रिकेशन नहीं, एक पत्थर दूसरे पत्थर के अंदर लॉक है। तो बड़े बड़े पत्थर इतने ऊंचे, हजारों साल से खड़े हैं। आई कहां से टेक्नोलॉजी? कोई हम भारतीय पूछते ही नहीं उसको, हम खाली नाम रटते हैं, ये वाला मंदिर कहां है, वाला मंदिर कहां है, ये वाली जगह कहां है। अरे तुम देखो वो टेक्नोलॉजी क्या है, बनाया किसने होगा उसको? और जिसने इतनी एडवांस चीजें बना ली जो आज नहीं बन पा रही हैं, तो वो लोग उन्नत कहे जाएंगे, वो लोग पिछड़े कहे जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो एविडेंस हमारे पास थे, कहानियां उनके पास थी, प्रूव ये कर दिया कि भारतीय सिर्फ कहानी के इतिहास से अपना इतिहास लिखते हैं, साक्ष्य तो वेस्टर्न के पास है। हो गया सारा काम। मतलब पूरी उल्टी गंगा बहा के रख दी हमारी, पूरी उल्टी गंगा बहा दी। जो सर्वश्रेष्ठ था उसको सबसे नीचे पादान पे लेके चले आए, और जो नीचे बैठे थे उसको प्रूव कर दिया कि तो सुपीरियर है। ये हमारे साथ हुआ है। इतिहास लेखन एक बड़ी जिम्मेदारी है, इतिहास को पढ़ना भी बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं तो हमें जैसे मौका मिलेगा हम इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे, हम भारत छोड़ के भागेंगे, हम जाके किसी दूसरे देश की सेवा करेंगे। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि हमें अपना इतिहास खोजना ये किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। सरकार की जो जिम्मेदारी बिहार में कर रही है, ठीक है, तो मतलब बांट डालो छोटे छोटे टुकड़ों में, खोज रही है कि और कोई छोटी मोटी जाति मिले तो उसको भी पकड़ के डाल देते हैं। मार दे दबा दब खोज रही है। अरे कोई मिल रहा है, कोई बचा क्या भाई? जोर जोर से आवाज दे, कोई बच गया क्या? देख लो, कोई और नया नाम निकालो। हम और छोटे छोटे बांट देते हैं। आज एक कार्टून छपा है दैनिक जागरण में, तो उसमें पता है क्या, ये फलाना है, इस जाति के इतने परसेंट, इस जाति के इतने परसेंट, लास्ट में लिखा भारतीय 0%। क्या आज हम सब कुछ हो गए? भारतीय नहीं है। तो अगर ये बचा रहेगा तभी भारत बचा रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये देश छोड़कर भागोगे कहां, तो अंदाजा लगा लो, दुनिया बड़ी अशांत है। समझे? बहुत गड़बड़ है दया, बहुत गड़बड़ है। तो ऐसे ही मेरे साथ हिस्ट्री पढ़नी है, ऐसे एनसीईआरटी आंदोलन चलना है, ऐसे ही नोट्स बनाने सीखने, ऐसे बीटीएल करना है। और इतिहास को अगर सही माइंडसेट के साथ नहीं पढ़ोगे तो ये केवल फैक्ट बुक बन के रह जाएगी, और बहुत से लोग इसको रट्टा मार रहे हैं। होना जाना उनका कुछ नहीं है, क्योंकि समझ जो है वो विकसित नहीं हो पा रही है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और भाग लीजिए कोर्सेज में। अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे डायरी राइटिंग करनी है, तो आप दिए गए नंबर पे मिस्ड कॉल करें एज सून एज पॉसिबल। मजा आने वाला है आपको इसमें। और 3 सेशन सभी के लिए फ्री हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्रतिदिन हम सभी बच्चों को पैसा जीतने का मौका दे रहे हैं, वो भी पढ़ाई करके। गेम बहुत खेल के पैसा कमा लिया, और वो है पैसे भी कमाओ, नॉलेज भी पाओ। रोज रात में 9 बजे उजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे अभी आज जाना है। जो प्रथम विजेता है उसको 500 रुपए अवार्ड दिया जा रहा है। अगर आप भी अपने जो है वो जीएस के क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं, अगर आपके अंदर भी दम है, जीएस क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो जाइए और वहां पर आप एग्जाम दीजिए।
छोटा सा क्वेश्चन जो है सेट है 20 क्वेश्चन का, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और विजेता को 500 रुपए जीतने का मौका भी मिलेगा उजांग आईएएस एकेडमी की तरफ से। राइट, ये सुविधा आपको मिल रही है, तो जवाब बताएं और जीते नगद इनाम 500 रुपए। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो इसके साथ करें, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।